नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने उपयोगिता के बारे में स्टडी की। उपयोगिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने जाना। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह विशिष्ट गुण जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखता हो, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। इसके साथ ही उपयोगिता के संबंधित हमने मेजरमेंट को देखा कि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है या काल्पनिक इकाई यूटिल्स के रूप में हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटी एक इकाई विहीन अवधारणा है। इसके साथ ही हमने यूटिलिटी को जो अप्रोचेज है उसमें कोऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच व ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच के बारे में स्टडी की। कोऑर्डिनरी यूटिलिटी जो अप्रोच है उसमें उपयोगिता को मापनीय माना है तथा ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच में उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उसे एक ऑर्डर प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सीमांत उपयोगिता हास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कुल उपयोगिता क्या होती है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें। कुल उपयोगिता जिसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम TU के रूप में प्रदर्शित करेंगे। किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। यानी जब हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं या उपभोग करते हैं तो उससे हमें जो कुल संतुष्टि जो प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी हम कहते हैं। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं। इस अधिकतम संतोष के बिंदु को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इसके आगे वस्तु का उपयोग जारी रखने पर कुल उपयोगिता घटने लगती है। यदि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में यदि हम गुड्स को और कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे कुल उपयोगिता में कमी आना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ कंज्यूम करने पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुंच जाते हैं। यदि आपने 11th यूनिट को यदि आपने कंजप्शन शुरू कर दिया तो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कि जैसे मान लीजिए यदि हम 10 यूनिट से हमें 100 यूटिलिटी मिलती है तो हमें 11th यूनिट से हमें 90 यूटिलिटी मिलेगी। इसलिए कुल उपयोगिता डिक्रीज हो जाएगी। जब हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में कुल उपयोगिता घटने शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में MU भी कहकर पुकारते हैं, और आने वाले जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को MU से ही डिनोट करते जाएंगे। तो सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि हमने अभी न्यूमेरिकल में 10 यूनिट से हमें 100 टोटल यूटिलिटी मिलती है और यदि 11th यूनिट हमने बढ़ाया तो 90 हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हुई, यानी डिक्रीज हुई थी। जब हम सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो 10 यूनिट से हमें मैक्सिमम संतुष्टि मिली और यदि 11 यूनिट से हमें 90 टोटल यूटिलिटी मिलती है, यानी पहले से कम मिलती है, तब हम यहाँ पर देखें तो 11 माइनस 10 यानी जो 11th जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 90 माइनस 100 बराबर -10 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। यदि हम इसे अन्य एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी 5 इकाई से यदि हमें 50 टोटल यूटिलिटी मिलती है और यदि 6 यूनिट से हमें 70 टोटल यूटिलिटी मिलेगी तो 6 इकाई से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें 70 माइनस 50 बराबर 20 यूटिलिटी के यूटिलस के बराबर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो इस प्रकार से जब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं तो हमें एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यदि डेल्टा Q में एक इकाई का परिवर्तन हो रहा है तो जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ आप एक विशेष रूप से मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम फाइंड आउट करते हैं
तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मार्जिन यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू होता है। यदि हम डेल्टा टी यू निकालना चाहें तो उसके लिए एम यू और ये डेल्टा क्यू इधर आ जाएगा। तो डेल्टा टी यू में जो परिवर्तन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एम यू इंटू डेल्टा क्यू के रूप में। यहाँ पर यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यदि मान लीजिए कि 5 यूनिट से आपको 50 मार्क टोटल यूटिलिटी मिलती है, तो 6 यूनिट से जब आपको 70 टोटल यूटिलिटी मिली तो आपने 6 यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 के रूप में आपको मार्जिन यूटिलिटी मिली। परंतु यदि 5 से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपको 50 के बराबर मिल रही है टोटल यूटिलिटी, परंतु 8 इकाई से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है यदि वो 90 दी हुई है, तो यहाँ पर आपको 8 माइनस 5 यानी 3 जो यूनिट्स 20 की जो बची है, कौन कौन सी, 6, 7 और 8, इनसे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 90 माइनस 50 यानी बराबर 40। तो इस 6 यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो भी 40 के बराबर होगी। 7 से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो भी 40 के बराबर होगी। 8 से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी है वो भी 40 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से जब टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आ रहा है और वह चेंजेस क्वांटिटी यदि ज़्यादा चेंज हो रही है तो उन सभी यूनिट से जितनी भी इकाइयाँ चेंज हुई है उससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल के रूप में इसे और समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पर जो ऑरेंज की जो संख्या है उस पर पहली जो ऑरेंज को जब हम कंजप्शन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता 4 के बराबर है, तो कुल उपयोगिता भी 4 के बराबर होगी। देखिए, जब आप एग्जाम में जब बैठते हो और डिस्क्रिप्टिव यदि पेपर होता है तो उस सिचुएशन में जब आपको एमयू जब पढ़ाया जाता है तो वह डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू के रूप में फॉर्मूला जनरेट करवाया जाता है। पर यहाँ पर यह समस्या आती है, जब आप न्यूमेरिकल को बनाते हैं तो उस समय पहले टोटल यूटिलिटी जब आप बनाओगे तो आपके दिमाग पर काफ़ी जोर देकर न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। फिर उसके बाद में हम सीमांत उपयोगिता निकालते हैं। परंतु जब आप कुछ अवधारणाओं को समझ लेते हैं तो उन अवधारणाओं के आधार पर जब हम पहले सीमांत उपयोगिता बनाते हैं और उसके बेसिस पे जब हम कुल उपयोगिता बनाते हैं तो वो काफ़ी इजीली फाइंड आउट हो जाती है। अभी हम इस न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में हम अपने नए न्यूमेरिकल के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आप ऑरेंज की 1 यूनिट कंजप्शन करते हो तो उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता 4 के बराबर है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 4 के बराबर होगी। क्योंकि जब हम 0 यूनिट कंजप्शन करते हैं तो उससे हमें 0 यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि हम कोई कंजप्शन नहीं कर रहे तो हमारी आवश्यकता तृप्त नहीं होगी। पर जब पहली इकाई को हम कंजप्शन करते हैं तो उससे हमें 4 के बराबर यूटिलिटी मिलेगी, जिससे मार्जिन जो यूटिलिटी है वो 4 माइनस 0 बराबर 4 हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता हमें 4 के बराबर प्राप्त होगी। यदि हम दूसरी यूनिट का जब हम कंजप्शन करते हैं तो कुल उपयोगिता 7 के बराबर होगी। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा यूनिट जब हम कंजप्शन कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 यानी 1 यूनिट जब हम दूसरी इकाई का कंजप्शन करेंगे तो इससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 7 माइनस 4 के बराबर होगी। तो 7 माइनस 4 बराबर यानी 3। तो दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमें 3 के बराबर फाइंड आउट होती है। उसी प्रकार से आगे हम जब फाइंड आउट करते हैं तो 9 माइनस 7 तो 2 के बराबर हमें मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी। 10 माइनस 9 1 के बराबर मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी। और पांचवी इकाई से जो मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी वो 10 माइनस 10 यानी 0 मार्जिन यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम जब मार्जिन यूटिलिटी निकालते हैं तो हमें जो फॉर्मूला है वो यह लर्न करना पड़ता है कि मार्जिन यूटिलिटी बराबर डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में ओनली 1 का चेंजेस आ रहा है, इसलिए हमेशा जब हम एमयू का कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा क्यू हमेशा 1 के बराबर रहेगी। तो डेल्टा टी यू अपॉन 1 आपको डेल्टा टी यू के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप टी यू के बेसिस पे जब एमयू फाइंड आउट करते हो तो आपको सीधा इसका डिफरेंस निकाल के आपको यहाँ पुट कर देना है। तो 7 माइनस 4 यानी 3, 9 माइनस 7 यानी 2,
10 माइनस 9 1 मार्जिन यूटिलिटी, 10 माइनस 10 0 मार्जिन यूटिलिटी, माइनस 9 सॉरी यहाँ पे माइनस 9 नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1 मार्जिन यूटिलिटी। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल में आपने टोटल उपयोगिता के आधार पर मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करना सीखा है। जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, जब हम स्वयं से बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर इन डिजिट का चयन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम एक लोड के रूप में अध्ययन करते हैं, जिसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो आज का हमारा प्रमुख विषय है, वह हम उसे उस रूप में बनाते हैं जिससे हमारी जो सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती जा रही है। तो आइए अब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम सीमांत उपयोगिता को न्यूमेरिकल में दर्शाकर उसके आधार पर कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं उसको भी हम सीखेंगे। तो अब हम सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है उसका अध्ययन करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कुछ और नहीं है। जब आपने सीमांत उपयोगिता को फाइंड आउट किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 4 के बराबर है, दूसरी इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 3 के बराबर है, तीसरी इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 2 के बराबर है। तो जब आप इसके पैटर्न को देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डाउन होती जा रही है। इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जिसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, को वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। यदि आप पीजी लेवल पे जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर कुछ यूनिट तक है वो मार्जिनल यूटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और एक बिंदु के बाद में वह कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद में वह लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसको परिभाषित रूप में हम देखें तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है कि जब हम किसी गुड्स की लगातार कंज्यूम करते जाते हैं तो एक बिंदु के बाद में उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती हुई हमें प्राप्त होती है। आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखें। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का एक दिए हुए समय में उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। इसे अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहकर पुकारते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम सीमांत उपयोगिता के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो सीमांत उपयोगिता में हमने लगातार उसको डिक्रीज देखा। इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कह रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी है, किसी भी व्यक्ति के लिए एक वस्तु की कुल उपयोगिता अर्थात कुल संतोष अथवा इससे प्राप्त होने वाले अन्य लाभ उसके पास इसके स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि से साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यह उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी तेज़ी से उसका स्टॉक बढ़ता है। स्टॉक जो होता है वह एक व्यक्ति के पास में, मान लीजिए कि 100 वस्तुएं उसके पास में है और 100 वस्तुओं से जो उसे संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उसके बाद में यदि इसके स्टॉक में यदि 120 यूनिट आ जाती है तो जो पहले से जो स्टॉक में जो 100 इकाइयाँ हैं उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है और 120 से मिलने वाली जो संतुष्टि है उसमें जो 20 यूनिट्स चेंज आ रही है क्वांटिटी, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यदि वापस से 140 यदि यूनिट्स उसके पास में आएगी तो वहाँ पर जो यहाँ पर भी 20 यूनिट्स जो स्टॉक में वृद्धि हुई है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है इस मार्जिनल यूटिलिटी से कम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने मार्शल ने स्टॉक में परिवर्तन के आधार पर है वो जो मार्जिनल यूटिलिटी डायमिनिशन होती जा रही है उसको समझाने का प्रयास किया है। उनके दूसरे शब्दों में यदि हम समझने का प्रयास करें तो एक व्यक्ति अपने पास एक वस्तु के स्टॉक में दी हुई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है वह उसके पास पहले से होने वाले स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप घटता जाता है। तो इसको हमने अभी न्यूमेरिकल से समझने का प्रयास किया कि यदि एक व्यक्ति के पास में 100 इकाइयाँ हैं और 100 इकाइयों से यदि उसे 500 यूटिलाइज मिलता है, 120 यदि इकाइयाँ हो जाती है, यानी यदि 20 इकाइयाँ बढ़ रही है, उसके पास में स्टॉक में परिवर्तन आ रहा है, तो उससे मिलने वाली यदि मार्जिनल टोटल यूटिलिटी वो 600 के बराबर है, तो यानी 20 यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है 600 माइनस 500 बराबर 100 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी।
और इसके बाद में यदि 120 से यदि स्टॉक में परिवर्तन 140 हो रहा है तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है स्टॉक में वो 20 के बराबर है। तो यदि 140 इकाइयों से उसे संतुष्टि जो मिल रही है वो अब 680 के बराबर यदि संतुष्टि मिल रही है तो इस 20 यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 680 माइनस 600 बराबर 80 मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त होगी, जो इस पहले वाले मार्जिन यूटिलिटी से कम प्राप्त होती है। इसलिए यह प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ पर स्टॉक में होने वाले जो परिवर्तन है उसके आधार पर कुल संतुष्टि में परिवर्तन या लाभ में जो परिवर्तन आ रहा है या जो लाभ में कमी आ रही है उसके द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोफेसर मार्शल की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की डेफिनेशन आप देते हो तो यहाँ पर स्टॉक में परिवर्तन के आधार पर कुल संतुष्टि में जो परिवर्तन आ रहा है उसके द्वारा समझाया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने जो निम्न बातों पर यहाँ पर विशेष रूप से बल दिया है। पहला कि वस्तुओं से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पर जो कुल उपयोगिता है टीयू है वो स्टॉक में जब परिवर्तन आ रहा है यानी 20 यूनिट्स बढ़ रही है तो टीयू लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहली बात इनकी ये है कि जब स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज आ रहा है प्लस में, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ रही है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब स्टॉक में यदि कमी आ रही है तो टोटल यूटिलिटी भी कम होगी। तो इस प्रकार से आप जब किसी भी नियम का अध्ययन करते हो तो यहाँ पर उसके बढ़ने व घटने के फॉर्म में उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि यदि 20 यूनिट प्लस हो रही है तो उससे टोटल जो यूटिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो पहली बात तो ये होगी कि वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। दूसरी बात यह है कि लेकिन यह कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, यानी इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस लगातार पहले जो 20 यूनिट से मिलने वाली जो डेल्टा टी यू जो प्राप्त हुई थी वह नेक्स्ट 20 यूनिट में चेंजेस आने पर जो डेल्टा टी यू प्राप्त होगी उसके बजाय यह है ज़्यादा होगी और यह कम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो दूसरी बात कही गई है कि कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आ रहा है वह घटती हुई दर से बढ़ेगा, इसीलिए इसी वजह से सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, लगातार घटती हुई प्राप्त हो रही है। जैसा कि आपने जब मार्जिन यूटिलिटी हम बार बार कह रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी का जो फॉर्मूला डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू है, तो क्वांटिटी में यदि 1 यूनिट का यदि चेंजेज आता है तो हम डायरेक्ट जो मार्जिन यूटिलिटी है उसको हम डेल्टा टी यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यदि लगातार आपके स्टॉक में परिवर्तन हो रहा है, गुड्स की स्टॉक में परिवर्तन आने पर हम डायरेक्ट 1 यूनिट चेंज आने पर डेल्टा टी यू के रूप में ही कंसिडर करते हैं। तो यदि लगातार यह कम होता जा रहा है इसका मतलब मार्जिन यूटिलिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। आइए हम अब इसकी मान्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है उसके पाए जाने के लिए क्या क्या मान्यताएं होना आवश्यक है। यदि ये मान्यताएं नहीं पाई जाएगी तो यह नियम नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट जो मान्यता है कि उपभोग का समय नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए आप चपाती का कंजप्शन करते हो, आप यदि वाटर पानी पीते हो या किसी मार्केट में जब आपको कोई गुड्स चाहिए होती है जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, तो जब जिस समय आप परचेज कर रहे हो या कंजप्शन कर रहे हो उस समय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी इकाई, जैसे आपने ऑरेंज का हमने एग्जांपल लिया, तो ऑरेंज यदि आप कंजप्शन कर रहे हो तो पहली यूनिट भी अभी कंजप्शन करनी जरूरी होती है और दूसरी यूनिट भी अभी कंजप्शन करना जरूरी होता है, वरना यह नियम नहीं पाया जाएगा। यानी समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि कहीं आप अभी मॉर्निंग के टाइम पे ऑरेंज का कंजप्शन कर रहे हो और फिर आप इवनिंग के अंदर कंजप्शन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि जो हम कंजप्शन कर रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई उपभोक्ता या कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है जिसकी उसकी आवश्यकता संतुष्ट होती है, पर यदि उसका इंटरेस्ट यदि परिवर्तन हो गया, उसकी रुचि में यदि परिवर्तन आ गया, तो यह नियम हमें नहीं देखने को मिलता है। तीसरी इसकी जो मान्यता है वह यह है कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आ गया
तो उसके कंजप्शन लेवल में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसके संतुष्टि स्तर में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो बोलता कि आय में यदि चेंज आ जाएगा तो भी यह नियम नहीं पाया जाएगा। फोर्थ एजम्पशंस, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती है। यदि कीमतों में परिवर्तन आ गया तो यह नियम हमें बहुत देर बाद में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये चारों जो एजम्पशंस है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब इस यहाँ पर तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये इनकी मान्यता है कि यदि ये नहीं पाई जाएगी तो नहीं पाए जाने पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी डायमिनिशिंग हो ऐसा आवश्यक नहीं होगा, यह नियम नहीं पाया जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पाए जाने के एजम्पशंस यहाँ पर हमने स्टडी की है। अब यदि हम इस नियम के लागू होने के कारण देखें तो यहाँ पर नियम लागू होने के दो कारण हैं। आप कोई भी बुक आप जब स्टडी करोगे तो यहाँ पर दो ही जो है वो रीजन आपको बताए जाते हैं। पहला रीजन ये है कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। तो यहाँ पर जो गुड्स होती है वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। इसलिए जब हम इस नियम का जब अध्ययन करते हैं तो दोनों वस्तुएं जब एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं है, इस कारण से ही हमें यह नियम पाया जाता है। यदि दोनों वस्तुएं, या हम ये कहें कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो पूर्ण रूप से यदि स्थानापन्न होगी तो उस सिचुएशन में यह नियम नहीं पाया जाएगा। वो इसलिए नहीं पाया जाएगा कि आप दूसरी यूनिट गुड्स की कंजप्शन करके भी उस संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए इस नियम के पाए जाने का जो रीज़न होता है कि कोई भी जो वस्तुएं हैं या विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, यानी अपूर्ण स्थानापन्न होती है। दूसरी जो कारण होता है वह यह है कि विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो संतुष्टि है, वो क्या होती है, एक संतुष्टि को तो पूरा किया जा सकता है, पर जैसे ही एक संतुष्टि पूरी हो जाती है तो दूसरी संतुष्टि उठ खड़ी होती है। तो इस प्रकार से जब आप विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति की बात करते हैं तब तो उसकी पूर्ति की जा सकती है, पर क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड होती है और उसको प्राप्त करने के रिसोर्सेज हमारे पास में लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम पूरी आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं कर सकते। इसलिए किसी विशिष्ट आवश्यकता की तृप्ति की जा सकती है, पर जितनी भी मनुष्य की जो आवश्यकता है वो तृप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा रीज़न ये होता है कि हम पर्टिकुलर किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में जब साइकिल नहीं हुआ करती थी उस समय यदि आपको साइकिल प्रोवाइड करवा दी जाती तो आपके लिए फिर मोटरसाइकिल की जो ज़रूरत है वो महसूस होने लगती है। तो पर्टिकुलर जो आपकी साइकिल की जो डिमांड है वो क्या होगी, वो तो आपकी तृप्त होगी, पर इसकी तृप्ति के बाद में आपको जो मोटरसाइकिल है वो आपको उसकी आवश्यकता महसूस होने लगती है। और जब यदि मोटरसाइकिल की आवश्यकता को तृप्त कर दिया जाए या आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए तो आप फिर 4 व्हीलर की डिमांड करते हो। तो इसलिए जो हमारी आवश्यकता है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है लगातार, उसमें तृप्ति पूरी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम किसी विशिष्ट आवश्यकता को तृप्त कर सकते हैं, पर सभी आवश्यकताओं को तृप्त कर पाएँ ऐसा जरूरी नहीं है। इस प्रकार से जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पर लगातार यह देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार कम होती जाती है। इसे ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब हम इसके डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। TU व MU में जो रिलेशन हम डायग्राम में जब प्रदर्शित करते हैं तो आपको यह न्यूमेरिकल ध्यान में रखना होता है। जब हम पहली क्वांटिटी पर हम जब टोटल यूटिलिटी, दूसरी क्वांटिटी पर हम 7 यूनिट, तीसरे पे हम 9 यूनिट को जब प्रदर्शित करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एक्सेस पे हम जो यूनिट है, जो यहाँ पर हम एक्सेस पे ऑरेंज की यूनिट को लेंगे और यहाँ पर हम टोटल यूटिलिटी को लेंगे। जब हम टोटल यूटिलिटी और क्वांटिटी में जब रिलेशंस पॉइंट को हम जब मिलाएंगे तो उससे जो डायग्राम कर्व होगा वो TU कहलाएगा। इसके अलावा साथ ही यदि हम जब एक्सेस पे हम यूनिट्स ले रहे हैं और यहाँ पर जब वाई एक्स पे मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमें देखने को मिलेगा वो हमें लगातार डिक्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा इस न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जब डायग्राम बनाया जाता है तो उसमें आपने जो प्राइमरी क्लासेस
कि 10th क्लास तक जो आपने स्टडी की है उन्हीं कर्व को हम यूज करते हैं। यहाँ पर हाई लेवल की मैथमेटिक्स हम यूज नहीं करते हैं। तो पर यह भी आपको तब समझ में आता है जब आप छोटी छोटी क्लासों में जब आपने स्टडी की तो उनमें जो मैथमेटिक्स आपने सीखी है, जो डायग्राम बनाना आपने सीखा है, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। आइए अब हम डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जब हम 1 यूनिट ऑरेंज का कंजप्शन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो 4 यूनिट्स के बराबर हो रही है। तो यहाँ पर हमने 8 पॉइंट यहाँ बनाया जो 1 यूनिट के ऊपर और 4 यूनिट के इधर हमें मिलता है। तो यहाँ पर जब इस पॉइंट को हम बनाते हैं तो पहला पॉइंट हमें प्राप्त होता है 4 पॉइंट। दूसरी क्वांटिटी पर जब हम बात करते हैं तो जो टोटल यूटिलिटी हमें पीछे न्यूमेरिकल में हमें 7 यूनिट हमें देखने को मिली थी कि जब सेकेंड यूनिट ऑरेंज की कंजप्शन करते हैं तो वहाँ हमें टोटल यूटिलिटी 7 के बराबर मिली थी। तो इस प्रकार से हम दूसरा पॉइंट हमारा ये शो हो जाता है। पहला पॉइंट हमारा ये था, दूसरा ये, और तीसरी क्वांटिटी पर हमें 9 जो है पॉइंट मिलता है पॉइंट, और 4th यूनिट पर हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 10 यूनिट के बराबर मिल रहा है, और 5 पर हमें 10 मिल रहा है, और 6 पे हमें वापस 9 यूनिट है वो टोटल यूटिलिटी प्राप्त होती है। जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारा कर्व टी यूनिट कर्व बन जाता है। इस प्रकार से जब हम यूनिट्स ऑफ ऑरेंज और मार्जिनल यूटिलिटी में जब रिलेशंस बताते हैं तो पहली यूनिट से हमें 4 यूनिट के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, सेकंड यूनिट से हमें 3 यूनिट्स के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 3 से हमें 2 के बराबर, 4 से हमें 1 के बराबर, और 5 से हमें 0 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और 6 से हमें -1 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो इस प्रकार हम इन बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो हमें जो कर्व हमारा जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कर्व को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर टी यू और एम यू कर्व ड्रॉ हो जाता है। तो प्राइमरी लेवल पे आज हमने जो स्टडी की है उसमें हमने लॉ ऑफ डायमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उस नियम की मान्यताएं क्या है, उस नियम के पाए जाने की जो रीजंस है वो क्या होते हैं। ये प्राइमरी लेवल की जो आप जब इस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को जब आप देखते हो तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती जा रही है। इसी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वह इस डायग्राम में हो या आपके न्यूमेरिक फॉर्म में हो, तो वही आपके का जो नियम है वह बन जाता है जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप जब इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक्स का सिद्धांत या हम ये कहें जो भी नियम हम आप स्टडी करना आगे जा रहे हो तो उन नियमों और स्टडी के लिए कोई इतना हाई लेवल का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, पर बेसिक लेवल पे आपकी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो वीडियो इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है आप उसको अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको व्हाट इज़ यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं या मेजर नहीं कर सकते उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में देन आप मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जब आप बनाते हो तो उनका आपको आइडिया होना चाहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशंस का अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का न्यूमेरिकल कैसे जनरेट करवाया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से लेकर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।